2024 में आपके पेपर्स हुए थे, उनका ये थर्ड सेट रहने वाला है। 2 सेट्स आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, आज हमारा ये तीसरा सेट रहने वाला है HX, ठीक है ना। आइए बात करेंगे, इसके प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पहले हम OMR बेस्ड क्वेश्चंस जो आपके 20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं उन पर डिस्कस करने वाले हैं। आइए इन प्रश्नों को देखते हैं और इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इसमें आपका पहला जो प्रश्न रहेगा, तो देखिए आपको क्वेश्चन जो है साइड में देखने को मिलेगा, आप उस क्वेश्चन को पढ़िएगा, अपने आप से लगाने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपके पास अनसॉल्व्ड है अग्रवाल का तो आप वहां से उसे देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला जो प्रश्न आपके सामने रहेगा, तो पहला प्रश्न क्या है, यदि 26 और 156 का एलसीएम आपको दिया गया 156 है, तो आपको HCF फाइंड आउट करना है कि इसका HCF कितना रहने वाला। देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम बात करते हैं 26 और 156, देखिए दो नंबर्स आपके सामने हैं, इन दोनों का एलसीएम जो दिया गया है वो कितना दिया गया, 156 दिया गया। कितना दिया गया है, 156 दिया गया है। अगर दो नंबर्स का एलसीएम आपको 56 दिया गया है और प्रश्न में कह रहा कि आपका HCF कितना रहने वाला है, तो HCF की जब आप बात करते हैं तो आप समझ जाइए, जब आपको HCF निकालना है तो यहां पर क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। क्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बटे क्या होता है, एलसीएम होता है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब यहां देखिए फर्स्ट नंबर कितना है, 26 है, और सेकंड नंबर 156 हो जाएगा, अपॉन में कितना 156 है, ये कैंसिल कर दीजिए। तो इसका जो आंसर बनेगा प्यारे बच्चों वो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। किस ऑप्शन में रहेगा, तो जो ऑप्शन बी होगा प्यारे बच्चों वो इसका राइट आंसर बनने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करेंगे अपने सेकंड प्रश्न पर। सेकंड नंबर का क्वेश्चन किस तरीके का है, आइए उसको देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। देखिए जब बात करते हैं सहअभाज्य संख्याओं की, तो सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन आपके कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम्स में और बहुत ही अच्छा प्रश्न रहता है। सहअभाज्य संख्याओं के अगर हम समूह की बात करते हैं तो देखिए चारों ऑप्शन हम यहां पर आपके सामने लेते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं क्या किस तरीके से सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। पहला ऑप्शन जो आपका है वो आपका कितना है, 14 और 135 है, 14 और 35 है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, 18 और 25 है। तीसरा ऑप्शन जो कहे सी वाला ऑप्शन क्या है, 31 और 93 है। और एक लास्ट ऑप्शन जो है आपका डी, ये कहता है 32 और 62 है। देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है, तो देखिए जिस पेयर में, जिस युग्म में HCF जो है वो एक रहेगा, क्या HCF यानी मासा की बात करते हैं, वो अगर एक रहता है तो वहां पर सहअभाज्य संख्याओं का युग्म होता है। एक शर्त और आपको याद रखनी है, वो क्या, जो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं उनमें HCF जो है वो आपका एक ही होता है या फिर वो अन्य किसी संख्या से कटने का प्रयास नहीं करती हैं, किसी अन्य संख्या से वो नहीं कटती हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर की बात करें 14 और 35 से, देखिए ये दोनों नंबर जो है आपके 7 से कट जाते हैं, 7 से दोनों नंबर ब्रेक हो जाएंगे, तो इनका जो HCF बनने वाला है प्यारे बच्चों वो 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं 31 और 93, तो 31 और 93 में HCF की बात जब करेंगे तो आपका 31 ही आएगा, क्योंकि 31 यहाँ कितना होता है, 93 होता है। इस तरीके से देखिएगा यहाँ पर 22, 32 और 62 की बात करते हैं तो दोनों के दोनों नंबर जो है वो आपके किससे कट जाते हैं, 2 से कट जाते हैं, तो इनका HCF जो हो गया कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जिन दो संख्याओं का HCF जो है वो एक होता है, मासा जो है एक होता है, वही संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को आपको याद रखना चाहिए। आइए तो इसका आंसर जो प्यारे बच्चों बनने वाला है वो आपका कितना हो जाएगा, 18 और 25 हो जाएगा, क्योंकि ये किसी नंबर से नहीं कटेंगे। तो इनका दोनों का जब HCF आप लेंगे तो इनका HCF जो रहेगा वो बंद रहेगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो आंसर बनने वाला है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और लेंगे अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 क्या है, जरा देखिएगा, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। लिखा है बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी बताइए। देखिए दो
पॉइंट आपके सामने हैं 5,0 एंड माइनस के 12,0। तो इस तरीके से आप जानते हैं जो फॉर्मूला हमारा होता है क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। तो आप जब देखते हैं x2 का मान देखते हैं तो माइनस का 12 हो जाएगा, x1 का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा माइनस का 12 माइनस का 5 का होल स्क्वायर, y2 का मान 0 y1 का मान 0। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 17 का वर्ग हो जाएगा और ये 0 का वर्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर जो निकल के आएगा वो आपका 17 मात्रक हो जाएगा। कितना, 17 मात्रक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर जब करेंगे तो 289 हो जाएगा, 289 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शन डी होगा प्यारे बच्चों, वो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न पर और लेंगे अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। क्या है जरा देखिएगा क्वेश्चन की ओर। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचता है। देखिए 7 शेष की बात कर रहा है, तो 7 शेषफल बचने के लिए क्या करना है, पहले आपको क्या करना है, 35, 56 और 91 का क्या लेना है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए 35, 56 और 91, देखिए अगर हम बात करते हैं 35, 56 और 91 का हमें क्या लेना है बेटा, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे तो इससे पहले आप क्या करिएगा, 5 से काट सकते हैं। देखिए 5 से काटेंगे, 5 7 35, ये कटेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा और ये 91 रहेगा। फिर इसको आप 7 से काट दीजिए, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 8 56 और इसके बाद ऐसे काट दीजिए, किससे, 13 बार काट दीजिए। देखिए अब ये 8 से कटेगा और ये 13 बार कट जाएगा। तो आंसर आपका क्या बनेगा, देखिए जरा, देखिए अगर हम एलसीएम की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो इसका एलसीएम क्या रहेगा, 7 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 13 रहेगा। गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 पन्ना 35 गुणा 8 गुणा 13। देखिए 5 अट्ठे 40 और 3 8 24, 24 और 4, 24 और 4 28 हो जाएगा। ये आपका 280 गुणा 13। गुणा करते हैं 0 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, 13 दूनी 26, 26 और 10 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो एलसीएम तो आपका ये रहने वाला, लेकिन आपसे क्या कहा, प्रत्येक दशा में कितना शेष बचता है, 7 शेष बचता है। तो इसमें से क्या करेंगे, आपको इसमें से आप क्या करने वाले हैं, इसमें 7 आप जोड़ सकते हैं। कितना, 7 को आप ऐड कर दीजिए। तो यहां पर अगर हम बात करें संख्या की, तो जो संख्या प्यारे बच्चों बनने वाली है वो क्या हो जाएगी, 36, 40 प्लस 7, तो ये आपका 36 47 हो जाएगा। कितना, 36 47 होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। 36 47 जो बनेगा वो इस प्रश्न का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। एक बार आप आंसर को चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्या, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। इस तरीके से आप इसे बता सकते थे, इस तरीके से आप हल कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ 36, 35, 56 और 91 का इस संख्या में जब आप डिवाइडेशन करेंगे तो प्रत्येक दिशा में आपको 7 शेष ही मिलेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 5 रहने वाला। क्या कहता है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल बताइए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल। देखिए अगर ये बात करें इसे समांतर श्रेणी से लगाने का प्रयास करते हैं तो 8 बात करेंगे, 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, डॉट 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 कहां तक, 15 पदों तक की बात करनी है, ठीक है ना। ये रहेगा आपका। अगर यहां बात करते प्रथम पद बेटा जो होगा 8 हो जाएगा। डी की बात करेंगे तो देखिए सभी में 8 का गैपिंग रहने वाला। एन का मान कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। योगफल की बात करते हैं, एस एन बराबर होता है एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। यहां पर आप मान रखेंगे तो 15 बटे 2 हो जाएगा। 2a की जगह 8 आ जाएगा, प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी की जगह 8 आ जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे 15 बटे 2 हो जाएगा, 8 दूनी 16, यहां बचेगा 14, 14 अट्ठे 112, 112 हो जाएगा। यहां सॉल्व करेंगे तो 15 बटे 2 मल्टीप्लाई 128 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए, 2 छिंग 12, 2 चौकू 8, 15 का गुणा करेंगे तो 15 चौकू 60 हो जाएगा, 15 छिक्का 90, 90
और 696, 960 जो होगा वो इस प्रश्न का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। किस ऑप्शन में रहेगा बेटा, तो ऑप्शन नंबर जो रहेगा वो आपका ए रहने वाला है। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। 960 क्या होगा, 15 पदों का योगफल रहने वाला है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का जो योगफल रहेगा बेटा वो कितना रहेगा, 960 रहने वाला है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर और लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 6। देखिए क्वेश्चन 6 क्या कहता है, जरा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्या कहता है, लिखा है एक द्विघात समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 है, तो पी का मान फाइंड आउट कीजिए। एक द्विघात समीकरण है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस पी बराबर 0। क्या है इसका एक गुणनखंड जो है वो आपका क्या है, -2 है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस है ना, चूंकि यहां पर देखिए x बराबर -2 समीकरण का एक हल है। क्या, समीकरण का एक हल है। अगर एक हल है तो यहां पर इसे सेटिस्फाई कराएगा, तो यहां x की जगह रख दीजिए, तो -2 का वर्ग हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा, माइनस का p बराबर 0, ये हो जाएगा 4 माइनस के p बराबर 0, 4 से 4 कैंसिल करेंगे, 0 माइनस p बराबर 0, तो p का मान कितना रहेगा, 0 रहने वाला है। शून्य जो होगा वो आपका p का मान आ जाएगा। क्या जाएगा, शून्य जो होगा p का मान आ जाएगा। किस ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, जरा देखिएगा। क्वेश्चन 7 क्या कहता है, एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु इतने इतने से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर स्थित है, अगर एक्स अक्ष पर स्थित है बेटा तो क्या निर्देशांक बनेगा, यही पर बात करनी है। अगर हम चार ऑप्शन में देखें 2,0, 2,2, 2,2 तो हो नहीं सकता क्योंकि एक्स अक्ष पर स्थित नहीं होगा। 2,1 ये भी नहीं होगा। 1,0 इसकी हम बात कर सकते हैं, ये आपका बन सकता है। अगर यहां से अब एक्स अक्ष की बात करते हैं तो देखिए अगर बात करें मिड पॉइंट की, तो इसका मिड पॉइंट जो रहने वाला है प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, वो 2/1। देखिए अगर इस क्वेश्चन को आप लगाना चाहते हैं, मान लीजिए ये आपका कोई एक्स अक्ष है, यहां पर एक बिंदु दिया गया आपको ए, एक बिंदु दिया गया बी, और जो समदूरस्थ होगा उसे मान लेता हूं क्या है, एक पी है। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट लग जाता है वो माइनस के 3,2 हो जाएगा, और इधर आपका दिया गया है 5, -2। इस तरीके से आपको बताना है, ठीक है ना। अगर हमें x की वैल्यू चाहिए, x अक्ष पर जो स्थित बिंदु होता है वो x, 0 होता है। y अक्ष पर स्थित बिंदु होता है वो 0, y होता है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब चूंकि समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, तो इसको हम लिख सकते हैं x का मान क्या होगा, x1 प्लस x2/2 हो जाएगा, यानी यहां 5 - 3/2 इक्वल टू 2/2 कितना आएगा, 1 आएगा। तो x अक्ष की बात कर रहे थे, x अक्ष पर स्थित बिंदु ये आपका हो जाएगा x, 0 यानी 1,0 क्या होगा, राइट आंसर होगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न नंबर लेंगे, कौन सा रहेगा आपका, प्रश्न नंबर 8 रहेगा। कौन सा रहेगा, प्रश्न नंबर 8 की बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लिखा है एक द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या है, 2x स्क्वायर, क्या है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आपका क्या द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति आपको बतानी है कि मूलों की प्रकृति क्या रहने वाली है। देखिए मूल वास्तविक और असमान समान है, वास्तविक तथा काल्पनिक है। वास्तविक और असमान है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखिए किस तरीके से, पहले क्या करिएगा आप, यहाँ पर विविक्तर की बात करेंगे तो आप जानते हैं विविक्तर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी की बात करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, -5 का वर्ग 4 × 2 × 4 हो जाएगा, यहां से 5 25 हो जाएगा, 4 × 16, 16 दूनी 32, यहाँ माइनस का कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, विविक्तर जो है वो आपका ऋणात्मक रहने वाला, यानी d इज लेस देन 0 है, और d इज लेस देन 0 होता है तो मूल जो होते हैं प्यारे बच्चों वो काल्पनिक होते हैं। क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं, यानी राइट आंसर जो बनने वाला है वो आपका बी बनेगा। क्या,
बी जो होगा वो राइट आंसर होगा, यानी काल्पनिक होंगे। क्या काल्पनिक, किस कैसे होंगे? काल्पनिक, या कह सकते हैं वास्तविक नहीं। क्या वास्तविक नहीं है। तो इस तरीके से आपका बनने वाला है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और लेंगे अपना अगला प्रश्न। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर अगर बात करते हैं 9, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप कहलाते हैं। दो त्रिभुज आपके सामने अगर दिए जाएं तो दो त्रिभुज समरूप कब कब कहलाएंगे? तो क्या क्या कंडीशन होती है प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है? अगर हम बात करें इसमें पॉइंट फर्स्ट या पॉइंट ए की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? त्रिभुज की संगत कोण बराबर होते हैं। क्या होता है? त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट होता है। और नंबर बी की बात करते हैं, त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। क्या? त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समानुपाती कहें या समानुपातिक कहें, दोनों एक कंडीशन होती है। तो दो त्रिभुज के लिए ये दो कंडीशन होती है। जब दो त्रिभुज को आपको समरूप दिखाना होता है तो दो त्रिभुज के लिए उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, उनकी संगत भुजाएं जो है सब समानुपातिक होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन जो रहेगा वो आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है? ए एंड बी, ए एंड बी दोनों, तो यही ऑप्शन जो रहेगा वो आपका सही रहने वाला है। दोनों कंडीशन जो है वो आपकी होती है समरूप के लिए। तो आइए बात करेंगे 10वें प्रश्न पर और लेंगे अपना 10वां प्रश्न। क्या है लिखा है चित्र में त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबीए है। यदि कोण बीओसी बराबर 125 अंश और कोण सीडीओ बराबर 70 अंश है तो कोण ओएबी का मान बताइए। देखिए काफी फेमस क्वेश्चन ये रहता है। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपका कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। आप क्वेश्चन को तैयार रखेंगे। देखिए इस तरीके से आपका डायग्राम बना है। ये आपका है डी, ये आपका सी, ये आपका ओ, ये आपका ए और ये आपका बी है। यहां पर आपको 70 अंश दिया गया है और ये एंगल जो दिया गया है वो आपको 125 दिया गया है। अगर यहां पर क्वेश्चन को लगाने के इसके कई मेथड हैं, इस क्वेश्चन को लगाने के कई मेथड हैं, आप इसे कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसको देखते हैं। देखिए अगर हम बात करें दो रेखाएं हैं, दोनों समांतर रेखाएं हैं। अगर हम बात करें त्रिभुज की तो त्रिभुज हम लेते हैं सीडीओ। सीडीओ में अगर बात करते हैं तो ये देखिए सीडीओ के हिसाब से जो कोण 125 होगा ये बाह्य कोण हो जाएगा, बृहत कोण हो जाएगा। और बृहत कोण की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, जब बृहत कोण का मान जो होता है वो सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो जो 125 होगा ये इस और इस कोण के बराबर रहने वाला है, योग के बराबर। तो इसको लिख सकता हूं कोण लिख सकता हूं क्या? ओसीडी प्लस कोण ओडीसी बराबर कितना हो जाएगा? 125 अंश हो जाएगा। यहां से ओसीडी का मान आपको चाहिए है, या डीसीओ की बात करें तो यहां पर ये कितना रहेगा आपका? 125 रहेगा। कितना रहेगा? सॉरी, ये तो आपको 70 दिया गया। कितना दिया गया है? 70 अंश दिया गया, 125 हो जाएगा। देखिए अब यहां से ओसीडी की बात करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 125 माइनस कितना? 70। तो ये आपका कितना बचने वाला है? 55 अंश बचेगा। तो ये एंगल आपका कितना आ गया? 55 अंश आ गया। कितना आ गया? 55 अंश आ गया। आपसे कह रहा है कि ये वाला एंगल बताइए, ये एंगल आपसे जानना चाहता है। अब चूंकि आप यहां देख रहे हैं क्या त्रिभुज, उसने कहा ओडीसी, ओडीसी समरूप त्रिभुज है क्या? ओएसी, ओएबी के, किसके? ओएबी के समरूप आपको बताया है। जब ओएबी के समरूप अगर है, सॉरी ओबीए के है क्या? ओबी ओबीए के, ओबीए के समरूप आपको बताया है। तो आप यहां से देख सकते हैं जो अगर समरूप है तो यहां पर हम कह सकते हैं क्या? कोण ओएबी बराबर जो हो जाएगा वो कोण ओसीडी हो जाएगा। प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 55 अंश हो जाएगा। किस ऑप्शन में रहेगा? किस ऑप्शन में रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए
बात करेंगे अपने अगले प्रश्न। जो अगला प्रश्न हमारा रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर जो रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा? क्वेश्चन नंबर जो रहेगा वो आपका 11 रहेगा। क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, थीटा इज लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 90, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। देखिए कंडीशन क्या दी गई है? दिया गया है साइन थीटा बराबर क्या दिया गया है? कॉस थीटा दिया गया है। अब देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा की कंडीशन में अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कॉस का हम क्या करेंगे? डिवाइडेशन करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। ये साइन बटे कॉस क्या होता है? टेन थीटा होता है। टेन थीटा इक्वल टू 1, तो टेन थीटा का जो मान हो जाएगा प्यारे बच्चों 10 पाई बाई 4 हो जाएगा, या 45 अंश लिख सकते हैं। तो थीटा का जो मान रहेगा वो 45 अंश रहेगा। कितना रहेगा? 45 अंश रहेगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और लेंगे अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर क्या रहेगा हमारा? 12 रहेगा। क्या? क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। लिखा है साइन 15 बटे कॉस 75 है। देखिए साइन 15 अंश बटे क्या है? कॉस 75 अंश है। देखिए इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आपको मिले तो आप डायरेक्ट एक आंसर लगाकर आगे बढ़ सकते हैं। क्या? डायरेक्ट आंसर एक लगाइए और आंसर आगे बढ़ जाइए। आइए इसको कैसे सॉल्व करते देखिए जरा। साइन 15 जो लिखा है उसको साइन 15 ही रखते हैं। अपॉन में क्या है? कॉस 75 है। इस कॉस 75 को हम 90 माइनस 15 लिख सकते हैं। जब आप 90 में से 15 घटाइएगा तो आपका 75 ही बचेगा। तो कॉस 90 माइनस थीटा की जो प्रॉपर्टी होती है वो आप जानते हैं साइन की होती है। क्या होती है? साइन की होती है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो साइन 15 हो जाएगा। साइन से साइन कैंसिल करेंगे, एक आ जाएगा। किस ऑप्शन में रहेगा? किस ऑप्शन में रहेगा? ऑप्शन नंबर ए इसका भी क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और लेंगे 13वां प्रश्न। क्या है जरा देखिए। कहता है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर आपका कितना है? 0 है, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा निकालना है। देखिए यहां पर आपको दिया गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कितना दिया गया? 0। यहां से अगर बात करें साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। और अगर थीटा की वैल्यू की बात जब करोगे तो साइन बटे कॉस लाना होगा, इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा में 1 कितने मान होता है? टेन 45 का होता है। तो यहाँ थीटा की जो वैल्यू प्यारे बच्चों मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी? 15 अंश मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी? 45 अंश मिल जाएगी। अब आपसे क्या कहा? साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान आपको बताना है। मान रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन 45 की पावर 4 प्लस कॉस 45 की पावर 4 हो जाएगा। यहां मान रख दीजिए। क्या रख दीजिए? मान रख दीजिए। जब आप यहां मान रखेंगे तो साइन 45 का मान आप जानते हैं 1/√2 होता है, की पावर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और कॉस 45 की पावर कितना हो जाएगा? 1/√2, ये भी हो जाएगा। अब यहां देखिए सॉल्व करेंगे तो 4 पावर करेंगे तो 1 बटे कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/4 हो जाएगा। ये आपका 2/4 कैंसिल करेंगे तो 1 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/2। क्या होगा इसका आंसर? 1/2। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या है? प्रश्न नंबर आपका रहेगा 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? लिखा है sec a प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए का मान क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो किस तरीके से आप करने वाले हैं? sec a को 1/cos a में कन्वर्ट आप कर दीजिए और साइन को टेन को साइन बटे कॉस में आप कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना? इस तरीके से बनेगा। और 1 माइनस क्या रहेगा? साइन ए रहेगा। अब यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। क्या? 1 प्लस साइन ए बटे क्या हो जाएगा? कॉस ए हो जाएगा। और यहाँ 1 माइनस क्या हो जाएगा? साइन ए हो जाएगा। अब देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए है, तो अंश में जब गुणा करेंगे प्यारे बच्चों तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा? कॉस ए हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो आपका कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। अपॉन में क्या है? कॉस ए है। कॉस से कॉस कैंसिल करेंगे तो आंसर जो बनने वाला है वो कॉस ए रहेगा। क्या रहेगा? कॉस ए रहेगा। तो किस ऑप्शन में बैठा है? ऑप्शन नंबर जो रहेगा वो आपका क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर जो रहेगा वो आपका डी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और लेंगे अपना अगला प्रश्न।
प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है जरा देखिए। एक डायग्राम आपके सामने बना हुआ है इस तरीके से, देखिए ये आपका बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है ना। ये यहां पर ये आपका एंगल जो है वो आपका 45 डिग्री का है, और ये आपका एंगल जो रहेगा यहां पर, ये वाला जो एंगल रहेगा, ये आपको एंगल बताया गया है। देखिए इस तरीके से हम इसको बात करने वाले, ये आपके एंगल निकालना है, और यहां पर आपका पी क्यू ओ बी ए, ये आपका है डायग्राम इस तरीके से, और यहां वाला एंगल जो है वो आपका कितना है, 60 अंश का दिया गया है। आपसे कहा क्या है, चित्र में बिंदु O को बिंदुओं A तथा P से देखने पर अवनमन कोणों की माप क्या होगी। अवनमन कोण आपसे जानना चाहता है, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से एक लाइन यहां पर ड्रॉ करेंगे, ये आपकी लाइन हो गई। अवनमन कोण ये वाला रहेगा और ये वाला रहेगा, ये दो कोण आपके रहने वाले हैं। अवनमन कोण की कंडीशन में आपका हो जाएगा, मान लेता हूं ये क्या है, एक एक्स रेखा है, क्या है, एक्स है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए क्या कंडीशन आप लगा सकते हैं, किस तरीके से आप देख सकते हैं, आइए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले देखिए अगर हम बात करते हैं, यहां पर जो हमारी रेखा हो जाएगी क्या, एक्स पी जो होगी वो समांतर होगी किसके, ओक्यू के मान लेता हूं, या फिर हम यूं कहें, सॉरी यहां पर अगर हम बात करें एक्स ए समांतर है ओबी के, तो एक्स ए जब समांतर ओबी के होगी तो यहां पर जो एंगल बनेगा क्या, एक्स ए ओ बराबर हो जाएगा क्या, बराबर हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा, ए ओ बी यानी 45 डिग्री। एक कैसे लिख सकता हूं, एकांतर कोण से लिख सकता हूं, किससे लिख सकता हूं, एकांतर कोण से लिख सकता हूं। ये आपको मिल गया कितना, 45 डिग्री, ठीक है, ये आपका बन चुका है। अब देखिए ये आपका यहां पर 90 डिग्री एंगल होगा, होगा या नहीं होगा, आप कहेंगे जी हाँ होगा। ये मान लेता हूं आपका क्या है, थीटा है, क्या है, थीटा है। तो सबसे पहले आप त्रिभुज की बात करेंगे, कौन सा, ओ पी क्यू में। जब आप ओ पी क्यू की बात करेंगे तो यहां पर देखिए ये हो जाएगा थीटा प्लस 90 और प्लस 60 बराबर कितना होगा, 180 हो जाएगा। यहां से जब थीटा का मान निकालेंगे तो थीटा बराबर 9 6 15 180 माइनस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आपका 150, यानी कितना आने वाला है, 30 अंश आ जाएगा। तो ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनने वाला है, 30 अंश बनेगा, ठीक है ना। अब हमें बात क्या करनी है, हमें अवनमन कोण पता करना है। तो अवनमन कोण की कंडीशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक्स पी समांतर दिखा दीजिए क्या, ओक्यू की। जो एक्स पी रेखा होगी वो ओक्यू के समांतर होगी, और ये जो रेखा है ओपी आपकी तिरछी रेखा होगी, यानी तिर्यक रेखा होगी। इनके एकांतर कोण जो होंगे प्यारे बच्चों वो बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं क्या, एक्स पी ओ बराबर हो जाएगा क्या, पी ओ क्यू के। तो यानी ये हो जाएगा क्या, एक्स पी ओ बराबर हो जाएगा कितना, 30 अंश हो जाएगा। तो जो राइट आंसर आपका बनने वाला है वो राइट आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है जरा देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी कहता है 45 और 30, कितना, 45 अंश और कितना, 30 अंश। ये हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। इस तरीके से अवनमन कोण की बात थी, तो अवनमन कोण आप इस तरीके से बता सकते हैं, उसे आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेंगे अपना अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, अगला प्रश्न लेंगे। अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है, किसी त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज है आपका एबीसी में, कोण सी का मान 90 अंश दिया गया है तथा कोण tan a बराबर 1/√3 है, तो sin a cos b प्लस cos a sin b का आपको मान फाइंड आउट करना। देखिए अगर सबसे पहले हम बात करते हैं, c का मान आपको मालूम है और आपको a का मान यहां से निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे, देखिए जरा, यहां हो जाएगा tan a बराबर tan 30 का मान आपका ये होता है, तो a का मान कितना जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। a का मान 30 है, c का मान आपको मालूम है 90 अंश है, 9 3 12, तो आपका जो b का मान निकल के आएगा वो 180 माइनस कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यानी कोण b जो निकल के आएगा वो कितना जाएगा, 60 अंश आ जाएगा। कितना जाएगा, 60 अंश आएगा। अब इस कंडीशन में आपको यहां रख देना है, कंडीशन में रखेंगे तो साइन ए की जगह क्या जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। कॉस बी की जगह कितना जाएगा, 60 अंश आ जाएगा, प्लस कॉस ए की जगह कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। साइन बी का मान कितना है, 60 अंश रहेगा। तो यहां पर जो आपका कंडीशन बन रही है वो 1/2
मल्टीप्लाई यहां पर भी 1/2 हो जाएगा, ये √3/2 मल्टीप्लाई √3/2 रहेगा। इसको आपको सॉल्व करना है तो 1/4 प्लस 3/4 हो जाएगा, ये आपका 4/4 यानी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर जो रहने वाला है वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अपना अगला प्रश्न लेंगे। प्रश्न नंबर 17 क्या है, जरा देखिए क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से लगाना है, आइए बात करेंगे। क्या है, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबाई की है। एक घड़ी है, उस घड़ी की सुई जो है वो 8 सेंटीमीटर लंबी है। एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर आर की बात कर, त्रिज्या की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो त्रिज्या जो रहेगी वो आपकी आर ही रहेगी। एक मिनट में बना कोण, एक मिनट में बना कोण, मिनट वाली सुई द्वारा एक मिनट में कितने अंश का कोण बनता है आप जानते हैं, 6 अंश का बनता है। कितने अंश का बनता है, 6 अंश का बनता है। एक मिनट में रचित क्षेत्रफल, क्या रचित क्षेत्रफल की बात करेंगे तो आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे कितना होता है, 360 होता है। पाई का मान पाई रहेगा, आर का मान आर रहेगा, थीटा की जगह 6 रखेंगे, अपॉन में 360 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 60 हो जाएगा आपका क्या, पाई आर स्क्वायर बटे 60 अंश। ये आपका रहेगा। इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं, इस तरीके से इसे आप बता सकते हैं। तो राइट आंसर जो रहेगा पाई आर स्क्वायर बटे 60 अंश, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर बनेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 18 क्या है, जरा देखिएगा। कहता है 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। 1/2 व्यास वाले, अगर बात करें यहां पर व्यास दिया गया है, कितना दिया गया, 1/2 सेंटीमीटर है। त्रिज्या की बात करते हैं तो 1/4 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि व्यास की त्रिज्या जो होती है वो आधी होती है। तो 1/2 का आधा क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो अर्धगोले की बात हो रही है, क्या अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 3 पाई आर की जगह 1/4 का वर्ग हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 3 पाई मल्टीप्लाई 1/16 यानी 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर रहेगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर और लेंगे अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 और प्रश्न नंबर 20। 2 क्वेश्चन आपके और ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन में बचते हैं। आइए इनको भी एक बार करते हैं। कह रहा है, क्या कह रहा है, 19वां क्वेश्चन है। लिखा है किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य जो दिया गया है वो 26.1 दिया गया है और माध्यक जो दिया गया है वो 25.8 है। तो बंटन के बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आप जानते हैं इसका एक जस्ट फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक जो होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणा माध्यक, क्या होता है, 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। 3 गुणा माध्यक ये हो जाएगा 25.8 हो जाएगा, माइनस 2 गुणा माध्य 26.1 हो जाएगा। गुणा करेंगे 8 3 24 की 4 हाथ से लगी 2, 3 5 15 2 17, 3 दूनी 6 और 1 7। ये हो जाएगा माइनस के 2 दशमलव, ये हो जाएगा 26 दूनी 52.2, कटा दीजिए, यहाँ बच जाएगा 2, 7 में से 2 घटाएंगे 5 बच जाएगा और 7 में से 5 घटाएंगे 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर जो बहुलक रहने वाला है वो 25.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25.2। किस ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप आपको बतानी है कि केंद्रीय जो प्रवृत्ति होती है हमारी उसकी माप है। देखिए
तो हमने आपको पहले भी इस क्वेश्चन के बारे में बताया था, जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है वो क्या क्या होती है। वहां पर आपका माध्य होता है, माध्यिका होती है और बहुलक होता है। तीन कंडीशंस केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में आती हैं, जबकि यहाँ पर जो एक बारंबारता फंक्शन दिया गया ये आपकी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर होगा, इसलिए जो आंसर हमारा बनेगा बी तथा सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व किया। अब हम बात करने वाले अपने वर्णनात्मक प्रश्न पर, जो खंड बा आपका आता है उस क्वेश्चन को हल करेंगे। आइए देखते हैं अपने लिखित के पोर्शन को, जो हमारा 50 नंबर में होता है। आइए उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या है? प्रश्न नंबर 21 में आपको क्या है लिखा है, सभी खंड हल कीजिए। इसमें आपको 6 प्रश्न दिए जाएंगे, सॉरी 5 प्रश्न दिए जाएंगे और पांचों के पांचों आपको सॉल्व करने होंगे। आइए क्वेश्चन को हल करते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। दिया गया है कि मासा दिया गया, आपको एचसीएफ दिया गया है कितना 99 और 153 का कितना दिया गया है 9 दिया गया, कितना दिया गया 9 दिया गया। तो एलसीएम आपको फाइंड आउट करना। देखिए अगर हम बात करते हैं इसमें एचसीएफ, क्या एचसीएफ दिया गया है, कितना दिया गया एचसीएफ 9 और 153, सॉरी 99 और 153, 99 और 153 का जो एचसीएफ है प्यारे बच्चों वो आपको 9 दिया गया है। तो आपको एलसीएम फाइंड आउट करना। देखिए अगर बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 99 और 153 का जो एलसीएम हो जाएगा वो फर्स्ट नंबर, क्या फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बटे क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। यहां पर आपको मान रख देना है और मान रखने के बाद सॉल्व करना है। देखिए किस तरीके से, फर्स्ट नंबर 99 होगा इंटू 153 अपॉन 9 हो जाएगा। इसे इससे ब्रेक कर लीजिए 11 बार में, तो हो जाएगा 11 गुणा 153। अब यहां पर क्या करेंगे, गुणा कर दीजिए, 11 3 33 होता है, 11 5 55, 55 और 3 58 हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 और 11 और कितना हो जाएगा 11 5 55, 11 5 55 और 11 एकम 11 5 16, 1683 जो होगा वो क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा। कितना बनेगा 1683 जो होगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं और बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा, इसका जो पार्ट रहने वाला है प्यारे बच्चों वो रहेगा आपका क्या, ये रहेगा दूसरा पार्ट रहेगा। इसमें क्या कहता है जरा देखिए, कहता है यदि 2 साइन स्क्वायर 45, क्या 2 कॉस स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 इक्वल टू आपको दिया गया है क्या कॉस थीटा है। तो आपको बताना है थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा का मान आपको फाइंड आउट करना है। देखिए यहां पर आप क्या करिए 45 का मान रख दीजिए, तो 2 मल्टीप्लाई 1/√2 की पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। यहां जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/2 माइनस 1 इक्वल टू 0 कॉस थीटा हो जाएगा। यहां 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 1 इक्वल टू कॉस थीटा, या इसको लिख सकता हूं 0 बराबर कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर, देखिए कॉस की बात करते हैं, कॉस में जो 0 मान होता है, कॉस में जो 0 मान होता है वो आपका कितने का होता है 90 डिग्री का होता है। तो यहां जो थीटा का मान रहेगा प्यारे बच्चों वो 90 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा, जिसे हम क्या लिख सकते हैं π/2 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, π/180 का अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो थीटा का जो मान बनेगा वो π/2 आ जाता है रेडियन में। तो इस तरीके से हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर और लेंगे अपना अगला प्रश्न क्या है जरा देखिए। लिखा है बिंदुओं 4, बिंदुओं 4, और 12, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो बाई का मान ज्ञात कीजिए। दो बिंदु है आपके पास 4, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। जरा देखिए ये आपके दो बिंदु हैं 4, और एक है 12, 3। ये आपका बी मान लेता हूं और ये आपका क्या रहेगा ए रहेगा। इनके बीच की दूरी जो है वो 10 मात्रक है। कितनी है 10 मात्रक है, 10 यूनिट इनके बीच की दूरी रहेगी। अब आपसे कहा कि बाई का मान फाइंड आउट कीजिए। देखिए डिस्टेंस की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो ए बी बराबर कितना दिया गया 10 मात्रक दिया गया है। अब आपको यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो अंडर रूट क्या x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 12 - 4 हो जाएगा।
y2 माइनस y1 3 माइनस y हो जाएगा इक्वल टू 10। यहां से आप क्या करेंगे, वर्क कर दीजिए। जब आप वर्क करेंगे तो यहां रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका 8 का वर्ग प्लस 3 माइनस वाई का वर्ग इक्वल टू 10 का वर्ग हो जाएगा। यहां सॉल्व करेंगे, 8 का वर्ग 64 होता है प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस के वाई स्क्वायर माइनस का 6y इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 6y हो जाएगा, 9 4 13 73 माइनस के 100 बराबर 0। तो यहां से वाई स्क्वायर माइनस के 6y माइनस के 27 बराबर 0। 27 के ऐसे फैक्टर करने घटाने पर 6 बच जाए तो आप जानते हैं 9 3 27 होता है। तो वाई स्क्वायर माइनस के 9y प्लस के 3y और माइनस के 27 बराबर 0। यहां से कॉमन लेंगे तो y मिल जाएगा, y माइनस 9 प्लस का 3 कॉमन लेंगे तो y माइनस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये y माइनस 9। अब यहां अगर बात करते हैं आगे तो इसको लिख सकता हूं y माइनस 9 एंड y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यू यहां से पॉसिबल नजर आती हैं, वो कितनी आ गई, 2, यानी y बराबर 9 भी हो सकता है और y प्लस 3 बराबर 0 यानी y बराबर माइनस 3 भी हो सकता है। तो y के दो मान पॉसिबल है, माइनस का 3 एंड 9। ये दोनों मान जो हो सकते हैं वो y के हो सकते हैं। इस तरीके से इसे लगाना है, हल करना है। आइए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और लेंगे अपना अगला प्रश्न, इसका प्रश्न नंबर इसका 4th पार्ट रहेगा, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिखा है बिंदु x, y, बिंदु x, y है। जो x, y बिंदु है वो बिंदुओं कितने से दूरी पर है, देखिए ये मान लीजिए आपकी a है और ये आपका क्या है, p है। यहां पर मान लीजिए एक बिंदु है x, y, ये बिंदु जो है वो p है, क्या है, p है। बिंदु x, y बिंदुओं 3,6, 3,6 यहां लिख देंगे और माइनस के 3,4, माइनस के 3,4 से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। तो x और y में आपको संबंध बताना है प्यारे बच्चों। देखिए हाँ, जो कंडीशन बनती है वो AP बराबर क्या बनती है, PB बनती है, आप जानते हैं। क्योंकि समदूरस्थ है मतलब दोनों बराबर दूरी पर है, तो समदूरस्थ है तो यहां पर अगर वर्ग की बात करेंगे तो AP स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, PB स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूले का प्रयोग करना है और आपके बीच संबंध जो है वो निकल कर आ जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 3, इसको लिख सकता हूं x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब आप इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, x प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब क्या करिए, आप होल स्क्वायर खोल दीजिए। होल स्क्वायर जब आप खोलेंगे तो देखिए क्या कंडीशन बनने वाली है। यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 36 माइनस की 12y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6x हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 16 माइनस का 8y हो जाएगा। ये बनेगा आपका होल स्क्वायर से। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। अब आपका जो बचेगा उसको पक्षांतर करेंगे, माइनस का 6x और ये वाला इधर आएगा तो माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस के 12y यही रहेगा, 8y इधर आएगा तो प्लस का 8y हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा, 16 उधर रहेगा और ये 36 आप उधर भेज दीजिए तो माइनस का कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये हो जाएगा माइनस का 12x और ये हो जाएगा माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 20। यहां से माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो 4 3 12, 4 एकम 4 और ये माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस 4 से काट दीजिए, ये हो जाएगा 3x प्लस y इक्वल टू कितना, 5। इस तरीके से ये प्रश्न था, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे, हल कर सकते थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और लेंगे अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 का ये 5th पार्ट रहने वाला है। लिखा है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन जो है वो आपको ज्ञात करना है। देखिए अगर आप बात करते हैं त्रिज्या रेडियस r की, क्या त्रिज्या जो दी गई है r बराबर वो 3.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर है। कह रहा है शंकु का आयतन बताइए, क्या शंकु का आयतन। तो जो शंकु का आयतन होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, h होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, h होता है। तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं।
अब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, यहां मान रख दीजिए। तो 1/3 पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है। आर का मान 3.5 गुणा 3.5, एच का मान कितना है 12 रहेगा, ठीक है ना। इस 3 से इस 12 को आप 4 बार में कैंसिल करेंगे, 7 से इसे 0.5 बार में कैंसिल कर दीजिए। ये हो जाएगा 22 गुणा 0.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। अब ये हो जाएगा 22 गुणा, इसको आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 4 पंचे 20 और 4 3 12, 12 और 2 14 हो जाएगा, ठीक है। ये बनेगा आपका। तो देखिए हाँ 22 पंचे 110 यानी 11.0 गुणा 14.0, ये हो जाएगा 11 चौकू 44 और 11 एकम 11, 11 और 4, 11 और 4 जो होता है वो 15 होता है सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो आंसर बनेगा 154, क्या 154 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है। इस तरीके से इसे आप बना सकते हैं, या फिर इसका आंसर आप पाई में देना चाहें तो पाई में भी आंसर आ सकता है इसका। तो पाई में जो आंसर रहेगा वो 49 पाई घन सेंटीमीटर रहने वाला है। कितना रहेगा 49 पाई घन सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते थे, हल कर सकते थे। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न जो रहेगा हमारा वो रहेगा इसका 6 पार्ट रहेगा। उसका सॉल्व देखते हैं किस तरीके से करने वाले हैं। देखिए वर्ग अंतराल की बात करेंगे और आपको दी गई है क्या बारंबारता। ये दो कंडीशंस आपको दी गई हैं और प्रश्न में कहा है कि माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल जो है वो आपका क्या है 0 से 10 है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये आपका वर्ग अंतराल रहने वाला है। 3 10 11, 3 10 11, 3 10 11 है और कितना है 9 7 है, 9 7। देखिए ये, तो देखिए किस तरीके से आप आगे इसको बनाएंगे। देखिए देखिए यहां पर अगर बात करें तो पहले आप क्या निकालने वाले हैं मध्यमान निकालने वाले हैं दोनों का, और उसके बाद एफ इंटू एक्स की बात करने वाले हैं। ये आपका रहेगा, ठीक है ना। देखिए यहां पर आपका क्या हो जाएगा योग हो जाएगा, क्या हो जाएगा योग हो जाएगा। मध्यमान कैसे निकालते हैं ये आप पहले भी जान चुके हैं। जो वर्ग अंतराल दिया जाता है उस वर्ग अंतराल को आप दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी दो नंबर है आपको 0 और 10 को ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 10, 10 में 2 का डिवाइडन करते हैं 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये हो जाएगा 30, 30 में 2 का भाग करेंगे 15 हो जाएगा। देखिए 10 का गैप है, यहाँ भी 10 का गैप आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं 25 हो जाएगा, 35 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। अब आपको मल्टीप्लाई करा देना है, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 25 एकम 25, 25 एकम 25 और 2 27 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा कितना 350 यानी 315, कितना 315 हो जाएगा। 9 पना 45, 5 और 9 3 27, 27 और 4 31, ठीक है। और ये 7 पना 35, 7 चौक 28, 28 और 3 31, ठीक है। तो ये रहेगा, आप इसको ऐड करेंगे यहां पर योग रहेगा या 13 13 और 20 23। देखिए 13 हो जाएगा और ये 20 33 और 7 40, ये 40 हो जाएगा आपका। सिग्मा एफ बोलते हैं इसको। और ये सिग्मा एफ एक्स की बात करेंगे तो कितना होगा देखिए 5 5 10 5 15 5 20 की जीरो हासिल लगी 2, 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 7 4 7 11 11 और 5 16 और 1 17 हो जाएगा। हासिल लगी 1 3 और 1 4 4 3 7 7 2 9 9 और 1 10, 1070 होगा। क्या होगा 1070 होगा। हमें क्या चाहिए समांतर माध्य चाहिए। क्या चाहिए समांतर माध्य चाहिए। समांतर माध्य तो क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ 1070 बटे कितना 40, 0 से 0 काट दीजिए तो 107 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है यहाँ पर डिवाइडेशन कर देना है। जब आप डिवाइडेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा देखिए 4 दूनी 8, कितना बचेगा 2 बच जाएगा, 27 हो जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 बचेगा, 4 7 28, 4 5 20। तो आपका 26.75 जो होगा वो आंसर बनेगा। कितना बनेगा 26.75। इस प्रश्न का क्या होगा राइट आंसर होगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए
बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा प्रश्न नंबर 22। इसमें आपको 6 प्रश्न दिए जाते हैं और 5 प्रश्न आपको सॉल्व करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है वो आपका 4 नंबर का होता है। आइए, लिखा है पहला प्रश्न, क्या कहता है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। देखिए, अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो किस तरीके से, जरा देखिए यहां पर लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, 12 के ऐसे फैक्टर करिए कि जोड़ने पर आपका 7 हो जाए, 4 3 12 होता है, कितना होता है, 4 3 12 हो जाएगा, तो 7 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 3x प्लस का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहां से आप x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा, प्लस का 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 चौकू 12 हो जाएगा। तो यहां पर होगा x प्लस 4 एंड x प्लस 3, ये हमारे क्या आ जाएंगे, गुणनखंड आ जाएंगे। अब हमें क्या निकालना है, शून्य पता करना है। तो क्या कर सकते हैं, शून्य के लिए क्या, शून्य के लिए बहुपद का मान शून्य होगा। अगर बहुपद का मान शून्य होगा तो इसे शून्य के बराबर आप रख सकते हैं। x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर -4 हो जाएगा और x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी x बराबर -3 हो जाएगा। ये आपका बनेगा, ठीक है ना। अब आपने कहा इनके संबंध के बीच सत्यता की जांच भी करनी है, तो देखिए बात करते हैं जांच की। किसकी बात करेंगे, जांच की बात करेंगे। अब जानते हैं शून्यकों का योगफल, क्या, शून्यकों का योगफल, ये जो होता है वो आपका क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये आपका होता है। शून्य जो एक्स के दो मान आए वो आपका क्या है, -4 और ये -3 हो जाएगा। एक्स का मान कितना है, एक्स का मान यहाँ 7 हो जाएगा, एक्स का गुणांक, तो 7 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाएगा, तो -7 इक्वल टू -7, ये आपका सत्य रहने वाला है। उसके बाद अगर बात करते हैं शून्यकों का गुणनफल, क्या, शून्यकों का गुणनफल, ये आपका जो होता है वो होता है अचर पद, क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये आपका कंडीशन होती है। अब इनके शून्यकों का गुणनफल करना है तो -4 मल्टीप्लाई -3, अचर पद कितना है, 12 है, तो 12 बटे 1 यानी कितना हो जाएगा, ये 12 बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस तरीके से संबंध के सत्यता की जांच भी हो जाती है और क्वेश्चन इस तरीके से आपको हल करना होता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर और लेंगे अपना कौन सा प्रश्न, इसका खा पार्ट, इसका दूसरा पार्ट की बात करने वाले हैं, सॉल्व करेंगे किस तरीके से, आइए बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है जरा एक बार पढ़िएगा। कह रहा दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है वो 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं याद कीजिए। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अगर हम बात करें यहां पर दो संख्याओं की, मान लेते हैं, माना संख्याएं, तो छोटी संख्या को मैं 22 मान लेता हूं। या संख्याएं की अगर बात करते हैं तो यहां पर उसने पहले ही कहा, क्या, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। संख्या तो ज्ञात कीजिए। अगर हम बात करें यहां पर छोटी संख्या की, किसकी, छोटी संख्या की बात करें तो यहां पर 22 मान लेता हूं और बड़ी संख्या की बात करें तो इसे मैं x मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं। जो कंडीशन है उसके हिसाब से सोचिएगा। कह रहा है छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो देखिए बात करते हैं, छोटी संख्या का वर्ग ये हो जाएगा, बड़ी संख्या का 8 गुना है तो ये आपका 8x हो जाएगा। अगर छोटी संख्या आपको निकालनी है तो यहां से छोटी संख्या की जो कंडीशन बनेगी वो √8x बनेगी, ठीक है, ये बन जाएगा। अब देखिए अगर बात करते हैं शर्त से, क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की बात करें, कह रहा दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है वो आपको दिया गया है, कितना, वो आपको कितना दिया गया है, वो आपको दिया गया, ये आपकी छोटी संख्या जो 22 कहलाएगी, छोटी संख्या क्या कहलाएगी, 22 कहलाएगी। वर्गों का अंतर दिया 180, यानी
यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना 180 हो जाएगा। यहाँ मान रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8x की पावर 2 बराबर 180 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का कितना 8x और माइनस 180 बराबर 0 हो जाएगा। 180 के ऐसे फैक्टर करिए, 180 के ऐसे फैक्टर करिए, घटाने पर आपका 8 बच जाए तो 18 धाई 180 होता है। यहां पर कॉमन लेंगे तो x कॉमन मिलेगा, x माइनस 18 हो जाएगा, प्लस का 10 कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या कंडीशन बनी, तो x माइनस 18 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, x प्लस 10 एक ब्रैकेट इक्वल टू 0, यानी x माइनस 18 बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों बड़ी संख्या की, तो बड़ी जो संख्या बनने वाली है वो आपकी 18 हो जाएगी। और छोटी संख्या की बात करते हैं किसकी, छोटी संख्या की बात करते हैं तो इसे आपको क्या करना, अंडर रूट 18x की बात करनी है। तो यहां पर देखिए रूट 18 मल्टीप्लाई कितना 18 हो जाएगा, सॉरी यहां पर 8 है, सॉरी 8 है, तो 8 इंटू 18 हो जाएगा, 18 8 144 होता है, 44 का वर्गमूल लेंगे 144 का तो कितना आ जाएगा 12 आएगा। तो बड़ी संख्या आपकी 18 रहेगी, छोटी संख्या कितनी रहेगी 12 रहेगी। इस तरीके से प्रश्न जो है वो आपका हल होता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और लेंगे अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 का ये हमारा थर्ड पार्ट रहने वाला है। लिखा है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको बताने का प्रयास करने वाले हैं। देखिए क्या है, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, हल करना है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपको जो कंडीशन से दी गई थी उसमें हमने एक डायग्राम बना लिया। अब डायग्राम अगर बनाया है तो सबसे पहले जो हम कंडीशन लेने वाले हैं वो क्या रहेगी, किस तरीके से रहेगी, उस पर हम एक बार आपको बताते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं सबसे पहले हम यहां बात करेंगे त्रिभुज ओ ए ओ पी में, त्रिभुज ओ ए पी में इसमें अगर बात करते हैं क्या ओ ए त्रिज्या तथा एपी स्पर्श रेखा है, क्या है स्पर्श रेखा है। तो आप जानते हैं जो ओए होगी वो लंब होगी किस पर, एपी पर होगी। अगर लंब होगी तो हम कह सकते हैं क्या, इसलिए कोण ओ ए पी बराबर जो होगा वो 90 अंश रहने वाला, कितना रहेगा 90 अंश हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें त्रिभुज ओ बी पी में, ओ बी पी की बात करेंगे तो यहां पर भी क्या है, ओ बी वृत्त की त्रिज्या तथा पीबी स्पर्श रेखा है। अब अगर स्पर्श रेखा है तो यहां पर भी क्या होगा, जो ओबी होगा वो लंब होगा किस पर, बीपी पर। तो यहां पर भी जो एंगल बनेगा ओ बी पी, ओ बी पी, ये भी कितना होगा 90 अंश रहेगा, कितना रहेगा 90 अंश रहेगा। अब ये दो कंडीशन आपके पास है तो यहां पर आगे अगर हम बात करें इसको तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, कोण ओ ए पी प्लस कोण ओ बी पी बराबर हो जाएगा 90 प्लस 90, तो ये हो जाएगा कोण ओ ए पी प्लस कोण ओ बी पी बराबर 180 अंश हो जाएगा। ये नंबर 3 मान लेता हूं, ठीक है। ये कंडीशन आपकी बनकर आ चुकी है। अब देखिए जरा हम बात करने वाले हैं चतुर्भुज में, किस में बात करेंगे, चतुर्भुज ओ ए पी बी में। चतुर्भुज कौन सा लेंगे, ओ ए पी बी, हमारा क्या रहेगा चतुर्भुज रहने वाला है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है, कितना होता है 360 अंश होता है। देखिए तो कैसे करेंगे, हो जाएगा कोण, इसमें हम अगर एंगल की बात करते हैं तो ए ओ बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए ओ बी
प्लस AOB प्लस लिख सकता हूं APB, क्या APB प्लस, उसके बाद हम लिख सकता हूं कौन OAB प्लस कौन OBA बराबर 360 अंश हो जाएगा। यहां से कौन AOB प्लस कौन APB ये रहेगा। अब यहां से अगर आप बात करेंगे तो हम यहां पर क्या रख सकते हैं, इन दोनों की जगह 180 अंश आप रख दीजिए, हो जाएगा 360 अंश, इसको उधर भेज दीजिए, कौन AOB बराबर हो जाएगा APB बराबर 360 अंश माइनस 180 अंश। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी, APB बराबर 180 अंश, ये कंडीशन आपकी आ गई, यानी ये आपका 180 अंश जो है वो आपका रह चुका है। तो यहां देखिए दोनों कंडीशन जो है वो आपकी 180 के बराबर ही रहेंगी, क्या रहेंगी 180 के बराबर रहेंगी। क्या कहा था, समपूरक होते हैं, आंतरिक कोण का समपूरक होता है, तो ये आपका कंडीशन जो है वो आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो ये रहेगा आपका। अब यहां पर आप लिख क्या सकते हैं कि लिख सकते हैं कौन APB, क्या अतः है कौन APB कौन AOB का समपूरक कौन है। आप जानते हैं दो समपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो कौन AOB प्लस APB का योग कितना हो गया, 180 अंश होता है। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, समपूरक कोण होंगे। इस तरीके से प्रश्न आपका हल होता है, सॉल्व होता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर और लेते हैं अगला प्रश्न। 22वां का ये फोर्थ पार्ट रहने वाला है। क्वेश्चन क्या है जरा एक बार देखिएगा। लिखा है आकृति में OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD, तो दर्शाइए कौन A बराबर कौन C और कौन B बराबर कौन D है या नहीं, इस पर हमें बात करनी है। अब चूंकि देखिए यहां पर अगर हम प्रूफ की बात करते हैं, चूंकि आपको दिया गया है क्या OA इंटू OC बराबर OB इंटू OD दिया गया है, ये आपको गिवन दैट है। तो इससे हम एक कंडीशन बना सकते हैं क्या, OA बटे क्या OA बटे OB सॉरी OA बटे OD। देखिए यहां पर एक कंडीशन चेक करते हैं क्या दी गई है, OA इंटू OB दिया गया, सॉरी यहां पर OA इंटू OB और OC इंटू OD। तो इसको लिख सकते हैं क्या OA बटे लिख सकता हूं OC, एक बार हाँ ठीक है, OA बटे क्या लिख सकता हूं, OA बटे OC लिख सकता हूं, बराबर में OD बटे OB लिख सकता हूं। ये कंडीशन आपको जो है वो आपको गिवन दैट थी, दी गई थी। तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं, OA बटे OC है, OA बटे OC है और OD बटे क्या है OB है, ये कंडीशन आपको दी गई है। और यहां पर अगर बात करते हैं कौन AOB बराबर हो जाएगा कौन COD के, ये आपका क्या होगा, सॉरी OAD, सॉरी यहां पर OAD होगा और यहां पर होगा COP। ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, क्या है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखिए यहां पर अगर बात करते हैं दो एंगल, एक एंगल आपका समान है, तो यहां पर एंगल की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा SAS समरूपता से जो त्रिभुज बनेगा कौन सा, तो त्रिभुज आपका होगा AOB, इसको त्रिभुज कह सकते हैं क्या, त्रिभुज कह सकते हैं AOD जो समरूप होगा AOD समरूप त्रिभुज कहलाएगा क्या COB के, ये हमारा समरूप कहलाएगा। अगर समरूप है तो इनके संगत कोण कैसे होंगे, बराबर रहने वाले हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या, कोण A बराबर जो हो जाएगा कोण C हो जाएगा, एंड कोण B बराबर जो होगा वो कोण D हो जाएगा। इस तरीके से आपका हल हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। तो यही आपसे कह रहा था, तो इस तरीके से आपका बराबर हो जाएगा। आगे आपसे क्या कहता है जरा देखिए, कह रहा है निम्न एक ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी है। देखिए इसका जो पार्ट नंबर 5 रहेगा वो क्या है, जरा देखिएगा। एक ताश की गड्डी है,
फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यदृच्छा निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता बादशाह होगा, बादशाह नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं कुल पत्तों की, क्या कुल पत्तों की बात करें बेटा, तो कुल जो पत्ते होते हैं, कुल पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 तो पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। अब देखिए, अगर बात करते हैं 52 पत्ते की, जिसमें बादशाह की अगर बात करते, क्या बादशाह की अगर बात करते हैं, तो जो बादशाह होते हैं वो आपके कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 बादशाह होते हैं। अगर बादशाह की बात करते हैं, क्या बादशाह, बादशाह पत्ते जो होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब अगर बादशाह जो पत्ते हैं वो 4 हैं, कितने हैं? 4 हैं, तो यहां से आपको पॉइंट फर्स्ट में कहा बादशाह पत्ता होने की प्रायिकता, बादशाह पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता, तो आप जानते हैं क्या? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अनुकूल परिणाम में आपका 4 हो जाएगा, क्या 4/52 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/13 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 1/13 बन जाएगा। अब उसने कहा कि अगर बादशाह ना हो, अगर पत्ता जो है वो बादशाह ना हो, बादशाह न होने की प्रायिकता, देखिए बादशाह पत्ता न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता, अगर देखिए बादशाह नहीं होगा, बादशाह नहीं होगा, फिर कौन सा होगा? तो आप क्या कर सकते हैं, तो इसको हम 1 माइनस कर सकते हैं। क्या 1 माइनस 1/13, ये हो जाएगा कितना? 13 माइनस 1/13 यानी 12/13 क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर बनेगा। क्या बनेगा? 12/13 जो होगा वो इस प्रश्न का क्या होगा? आंसर होगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक को हम लोग क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए आपके सामने इस तरीके से बारंबारता बंटन दिया गया है, बारंबारता सारणी दी गई है, इसका हमें माध्यक ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए आपको जो बारंबारता दी गई है, इस बारंबारता की आपको क्या करना है? संचयी बारंबारता बनानी है। क्या बनानी है? संचयी बारंबारता बनानी है। तो संचयी बारंबारता के लिए जो आपका फर्स्ट लेटर होता है, जो बारंबारता में फर्स्ट अंक होता है, उसको लिख दीजिए। अब आपको 5 में 8 जोड़ना है, 8 में 5 जोड़ेंगे आपका 13 हो जाएगा। 13 और 20 जोड़िएगा तो 33 हो जाएगा। 33 में 15 जोड़िएगा 48 हो जाएगा। 48 में 7 जोड़िएगा 8 7 15 55 हो जाएगा। और 55 पे 5 जोड़िएगा 60 हो जाएगा। तो जो n का मान निकल के आएगा प्यारे बच्चों वो 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। n/2 पता करना है आपको, तो 60/2 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30वां पद आपको कौन सा चाहिए? 30वां पद चाहिए। 30वां पद अगर देखते हैं तो 33 में रहेगा, ये आपका कैपिटल F बन जाएगा, ये आपका स्मॉल f बन जाएगा, ये आपका L1 और L2 बन जाएगा। ठीक है ना? आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए माध्यक की कंडीशन में आप जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है? माध्यक बराबर होता है क्या? L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे स्मॉल f n/2 माइनस कैपिटल F होता है। मान रख दीजिए L1 का मान कितना है? 20 है। ये हो जाएगा 30 माइनस का 20 बटे स्मॉल f कितना है? 20 रहेगा। n/2 कितना है? 30 माइनस कैपिटल F कितना है? 13 है। सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 20 प्लस 10/20 और गुणा में कितना? 7। देखिए 17 बचेगा यहां। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 20 प्लस 17/2। अब इसको आप 17 को 2 से डिवाइडेशन कर दीजिए तो हो जाएगा 8.5, यानी जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 28 दशमलव कितना? 5 क्या होगा? आंसर होगा। कितना होगा? 28 दशमलव जो रहेगा 5 वो क्या रहेगा? आंसर रहेगा। इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो आपका हल होता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। क्या है क्वेश्चन? लिखा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों के
रैखिक युग्म को हल करना है। देखिए दो समीकरण आपके सामने दिए गए हैं, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है और आपको x का मान जो है वो फाइंड आउट करना। देखिए किस तरीके से, यहाँ पर 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 है एंड यहाँ 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, इसे हम लिख सकते हैं कंडीशन 1 हो जाएगी, ये समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा। अब इन्हें सॉल्व करना है, आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए किस तरीके से, किसी एक कि आपको गुणांक समान करने पड़ेंगे, चाहे आप x का गुणांक समान करिए चाहे आप y का गुणांक समान करिए। तो देखिए किस तरीके से हम समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, समीकरण 2 में 5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। जब आप गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस का 10y इक्वल टू 8 और ये हो जाएगा 45x और ये जाएगा 5 दूनी 10y बराबर 7 पना 35। ये आपका बनेगा। देखिए चिन्ह समान है तो आप घटा दीजिए तो माइनस, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल। ये आपका बनेगा कितना, माइनस का 39x हो जाएगा, यहाँ माइनस का कितना बन जाएगा 27 बच जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x का मान निकालिएगा 27/39। 3 से काट सकते हैं इसको, 3 निम 27 होता है, 13 से ये कट जाएगा तो x का मान जो बनेगा वो 9 बटे कितना बनेगा 13 बनेगा। x की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 9 बटे कितनी हो जाएगी 13 आ जाएगी। अब इस x के मान को उठाकर समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे क्या हो जाएगा, देखिए 3 मल्टीप्लाई 9/13 माइनस का 5y इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहां सॉल्व करेंगे तो देखिए हो जाएगा 27/13 माइनस का 5y बराबर 4। देखिए अब इस 5y को पक्षांतर करेंगे, 4 को आगे लेके आएंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, 5y इक्वल टू 27/13 माइनस कितना 4/1 हो जाएगा। ये 5y बराबर एलसीएम 13 आएगा, 27 माइनस 52 घटा दीजिए, 5y बराबर 12 में से 7 घटाएगा 5 बचेगा, 4 में से 2 घटाएगा 2 बचेगा, माइनस के 25/13, ये 5 से कट जाएगा 5 बार में तो ये हो जाएगा y बराबर माइनस 5/13। तो x की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी कितनी, आपकी रहेगी x का जो मान रहेगा वो आपका रहेगा कितना, एक बार चेक करिएगा। x का जो मान बनने वाला है वो आपका हो जाएगा कितना 9/13 और y का जो मान बनेगा वो माइनस के 5/13 बनेगा। कितना बनेगा, माइनस के 5/13 बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपका हल होगा, एक बार आप चेक कर सकते हैं। यहां हो जाएगा 25/13 और ये देखिए 9/27, 25 और 27 जो होता है वो कितना होता है 27 25 52, 52/4। ठीक है, यही रहेगा आपका। तो इस तरीके से प्रश्न जो है वो आपका हल होता है। आइए बात करते हैं इसके ऑप्शन अगले प्रश्न पर। तो कहता है 2 अंकों की एक संख्या के 2 अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2 अंकों की एक संख्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना अगर है आपको तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे जरा देखिए। 2 अंकों की संख्या है तो मान लेता हूं इकाई दहाई का अंक जो रहेगा वो मान लेता हूं दहाई का अंक। दहाई का अंक अगर बात करें तो ये आपका x हो जाएगा। इकाई के अंक की बात करते, इकाई का अंक ये आपका मान लेते हैं 22 है। कितना है 22 है। और अगर संख्या की बात करेंगे तो संख्या जो हो जाएगी वो 10x प्लस कितनी हो जाएगी 22 हो जाएगी। ये आपकी है। फर्स्ट शर्त में अगर हम देखते हैं क्या, फर्स्ट शर्त में आपसे क्या कहा है, फर्स्ट शर्त में आपसे कहा कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योगफल 66 है। 2 अंकों की संख्या आपकी कितनी है 10x प्लस वाई, जब इसके अंकों को बदलेंगे तो ये हो जाएगी 10y प्लस x और इनका योग कितना है 66 है। तो हो जाएगा 11x प्लस 11y बराबर 66 हो जाएगा। यहां से 11 का डिवाइडेशन करिएगा तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 6, इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं सेकंड शर्त की, किसकी, सेकंड शर्त में क्या कहा, सेकंड शर्त में आपसे कहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है 2 है तो यहां लिख सकते हैं क्या x माइनस वाई बराबर 2, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सॉल्व कर दीजिए तो x प्लस वाई बराबर 6 यानी x माइनस वाई बराबर 2,
ये बाई से बाई कैंसिल, 2x बराबर हो जाएगा 8, x बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया 4 आ गया। फ्रॉम 1 से 1 में रख दीजिए, तो 1 में जब रखेंगे तो हो जाएगा कितना 4 प्लस y बराबर 6, यानी y बराबर 6 माइनस 4, y बराबर कितना हो जाएगा 2। अब संख्या आपको बनानी है, क्या बनानी है, संख्या जो बनाएंगे वो 10x प्लस क्या हो जाएगी y, यानी 10 गुणा 4 प्लस 2, यानी 40 प्लस 2 कितना हो जाएगा 42। संख्या जो रहेगी वो आपकी 42 रहने वाली है। कितनी रहने वाली है 42 जो होगी वो आपकी क्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी। इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो आपका सॉल्व होता है। एक बार आप चेक कर सकते हैं कैसे। देखिए उसने कहा एक संख्या है, उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या, इसके जब अंक पलटेंगे 24 हो जाएगा, 24 और 42 जोड़ दिएगा 66 हो जाएगा, और अगर अंकों की अंतर की बात करते तो 2 रहेगा। इस तरीके से आपका ये प्रश्न हल होता है, सॉल्व होता है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 24 रहने वाला है। क्या है जरा देखिए, करा है एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। एक मंदिर है, इस मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है तथा भवन के पाद का अवनमन कोण जो है वो कितना है 45 अंश है। तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई जो है वो आपको बतानी है कितनी रहने वाली है, किस तरीके से इसका आंसर बनेगा। आइए बात करते हैं। भवन की ऊंचाई जो दी गई है वो आपको दी गई है कितनी, ये दी गई है आपको, भवन की ऊंचाई बतानी है आपको 5 कोष्टक 3 प्लस अंडर रूट 3 है। देखिए अगर बात करते हैं एक मंदिर है आपका, क्या है एक मंदिर बनाते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास आप भी करिएगा। सबसे पहले देखते हैं आपका एक ये मंदिर हो जाएगा, क्या एक मंदिर ये आपका है क्या ए बी क्या है आपका एक मंदिर है। कुछ दूरी पर सड़क के दूसरी ओर जो है वो आपका क्या है, सड़क के दूसरी ओर, सड़क के दूसरी ओर जो है वो आपका एक भवन है। क्या है भवन, इसको मैं सीडी भवन मान लेता हूं। ये आपका क्या है भवन है, ये आपका क्या है मंदिर है, ये आपका मंदिर है। ठीक है, अब अगर ये मंदिर है तो अब आपको क्या करना है, 15 मीटर ऊंचाई का मंदिर है। क्या ये आपकी 15 मीटर है, ये 15 मीटर जो है वो आपकी क्या हो गई ऊंचाई हो गई। अब कह रहा दूसरी ओर एक भवन है, इस भवन की ऊंचाई आपको पता करनी है। मान लीजिए आपकी क्या हो जाएगी, भवन की ऊंचाई h हो जाएगी। देखिए इस तरीके से आप बनाने वाले हैं। कह रहा है कि एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष, मंदिर के शीर्ष से दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो आपका कितना है 30 अंश है। और मंदिर के शीर्ष से भवन के पाद का जो अवनमन कोण है वो कितना दिया गया 45 अंश दिया गया है। तो इस तरीके से आपका बनेगा, ये आपका 45 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो कहना है कि भवन की ऊंचाई बताइए, अगर ये 15 मीटर आपका है तो ये हो जाएगा h माइनस 15 मीटर। ये आप मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु ई है, क्या है बिंदु ई है, यहां पर ये x मान लेता हूं, यहां से यहां तक की दूरी x हो जाएगी, ये भी आपका क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब देखिए डायग्राम जो है वो आपका बनकर तैयार हो चुका है। अब आपको क्वेश्चन जो है लगाना है। यहां पर मान लीजिए क्या माना भवन सीडी की ऊंचाई कितनी है h मीटर है, कितनी है h मीटर है। जो सीडी भवन है इसकी ऊंचाई कितनी है h मीटर है, यही हमें ज्ञात करनी है। देखिए जरा, अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज, कौन सा लेंगे समकोण त्रिभुज, कौन सा ए बी सी में, ए बी सी में। जब एबीसी की आप बात करते हैं तो यहां हो जाएगा क्या tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब भुजा का मान 15 है, आधार कितना है x है, तो ये 15 बटे x हो जाएगा। tan 45 का मान 15 बटे x कैंची का गुणा करेंगे तो x बराबर कितना रहेगा 15 मीटर रहेगा। ये आपका बनेगा, x का मान कितना आ गया 15 मीटर आ गया। ठीक है ना। अब आगे अगर हम बात करें तो दूसरा एंगल लेंगे, कौन सा समकोण त्रिभुज, कौन सा AED में। ये आपका हो जाएगा कौन सा tan 30 अंश बराबर h माइनस 15 बटे ये भी का रहेगा x रहेगा, ये आपका हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू h माइनस 15 बटे x।
अब यहां पर आप x का मान रख दीजिए, तो x का मान रखेंगे तो 1/√3 इक्वल टू h माइनस 15/15 हो जाएगा। क्रॉस गुणा कर सकते हैं आप, तो ये आपका हो जाएगा क्या, √3h माइनस के 15√3 बराबर कितना हो जाएगा 15, ऐसे पक्षांतर करेंगे √3h बराबर 15 प्लस 15√3, ये हो जाएगा आपका। क्या करिएगा, इसे आप h का मान निकालेंगे तो h बराबर हो जाएगा क्या, 15 कॉमन ले सकते हैं यहां से, तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 हो जाएगा। √3 का गुणा कर दीजिए तो h बराबर हो जाएगा 15, रूट का गुणा करेंगे ब्रैकेट में तो 3 प्लस √3 हो जाएगा, अपॉन में 3, 3 से ब्रेक कर दीजिए 5 बार में, तो h बराबर हो जाएगा 5, 3 प्लस √3 मीटर। यही आपसे प्रूफ करने के लिए कहा गया था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाइएगा, इस तरीके से इसे सोल्व कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, ये आपका 24 नंबर का अथवा वाला क्वेश्चन रहने वाला है। क्या है जरा देखिए, क्वेश्चन आपका हाइट एंड डिस्टेंस से ये भी रहेगा। क्या कहता है, एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। एक भवन है आपका, एक मीनार है, तो आप एक भवन और एक मीनार को आप बनाइएगा। ये आप मान लीजिए क्या है, मीनार है, और इसको मैं मान लेता हूं ये आपका क्या है, भवन है। इन दोनों के बीच की दूरी मान लेता हूं ये आपकी x रहेगी, ये x है, भवन ए बी हो जाएगा, और मीनार जो आपकी कहलाएगी वो सी डी कहलाएगी। ये आपका बिंदु कोई ई हो जाएगा, ठीक है ना। क्या कहता है, भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण रहेगा वो कितना रहेगा, वो रहने वाला है कितना, ये आपका हो जाएगा कितना, 30 अंश। कितना हो जाएगा, सॉरी 60 अंश है। आगे क्या कहता है, भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। भवन के शीर्ष से मीनार के पाद, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। ये आपका कितना है, 45 अंश रहेगा, ठीक है। आगे क्या कहता है, यदि मीनार की जो ऊंचाई है वो 40 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई जो रहेगी वो 40 मीटर रहेगी। कितनी रहने वाली है, 40 मीटर रहेगी। और ये भवन की ऊंचाई मान लेता हूं h है, तो ये भी h हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 40 माइनस कितना, h, ठीक है। अब यहां इसको x मान लेता हूं, यह क्या रहेगा, x रहेगा। अब जरा देखिए, आपसे h का मान पूछ रहा है, तो इस h का मान निकालने का प्रयास करिएगा। मान लेता हूं क्या, माना भवन AB की ऊंचाई, भवन जो है आपकी AB है, उस भवन AB की ऊंचाई जो है वो आपकी क्या है, h मीटर है। कितनी है, h मीटर है। कितनी है, h मीटर है। भवन की जो ऊंचाई है वो कितनी है, h मीटर है। अब देखिए दो ट्रायंगल आपके सामने हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं समकोण त्रिभुज, किसकी, समकोण त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। जब समकोण त्रिभुज ABC लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 45 अंश हो जाएगा, इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, लंब h रहेगा, आधार x रहेगा। तो यहां पर देखिए ये हो जाएगा 1 इक्वल टू h बटे x, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। x बराबर क्या है, h है। अब ट्रायंगल दूसरे की बात करेंगे, समकोण त्रिभुज जो रहेगा आपका, समकोण त्रिभुज AED में, यह हो जाएगा आपका tan 60 अंश बराबर 40 माइनस h बटे क्या x हो जाएगा। tan 60 का मान आप जानते हैं कितना होता है, √3 होता है। कितना होता है, √3 होता है, इक्वल टू 40 माइनस h बटे x की जगह आप h रख दीजिए, चूंकि यहां जानते हैं x बराबर क्या है, h है, तो हो जाएगा √3h बराबर 40 माइनस h, ठीक है ना। ये आपका बनेगा। अब आप क्या कर सकते हैं, h आगे ले आइए, तो √3h प्लस h बराबर कितना हो जाएगा, 40। यहां से h कॉमन लेंगे तो √3 प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू में 40। h का मान निकालिएगा तो 40 बटे √3 प्लस 1 हो जाएगा। देखिए इस तरीके की जब भी कंडीशन आपके प्रश्न में बने, आपको परिमेय कर देना है, तो h बराबर हो जाएगा क्या, 40 √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1 एंड √3 माइनस 1, ये हो जाएगा 40 √3 माइनस 1 बटे, यहां से देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 यानी h बराबर 40 ब्रैकेट √3 माइनस 1 अपॉन 2, इसे ब्रेक कर दीजिए तो हो जाएगा h बराबर 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर।
ये रहेगा। इस तरीके से ये प्रश्न जो है आपका सॉल्व होता है, हल होता है। आइए बात करते हैं इस आपके सेट के अंतिम प्रश्न पर। आइए देखते हैं। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 25 रहने वाला है। इसका देखिए क्वेश्चन देखते हैं। एक ठोस एक शंख के आकार का है। एक ठोस जो है वो आपके एक शंख के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंख का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंख की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। शंख की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना। देखिए सबसे पहले अगर हम मान लेते हैं पर माना अर्धवृत्त तथा शंख की त्रिज्या ये जो रहेगी वो आपकी कितनी रहेगी, r रहेगी। और शंख की जो ऊंचाई है, क्या शंख की जो ऊंचाई होगी, जो शंख की ऊंचाई रहेगी वो आपकी क्या है, h है। ठीक है, ये आपकी है। अब देखिए यहां पर अगर बात करते हैं क्वेश्चन में सीधा सीधा कहा गया है क्या, चूंकि यहां पर आपको बताया गया कि अर्धवृत्त, देखिए अर्धवृत्त जो आपका है, अर्धवृत्त का वक्रपृष्ठ, अर्धवृत्त का जो वक्रपृष्ठ है वो शंख के वक्रपृष्ठ के बराबर है। किसके है, शंख का वक्रपृष्ठ, शंख का वक्रपृष्ठ ये आपका इक्वल है। अब अर्धवृत्त का जो वक्रपृष्ठ होता है वो आप जानते हैं 2 पाई r स्क्वायर होता है, और शंख का जो वक्रपृष्ठ होता है वो आपका क्या होता है, शंख का जो वक्रपृष्ठ होता है वो पाई r l होता है। पाई से पाई कैंसिल करेंगे, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो यहां 2r बराबर क्या बनेगा, l बनेगा। अब देखिए यहां 2r बराबर क्या है, l है, या l बराबर क्या है, 2r है। ये कंडीशन है। जबकि हमसे पूछा गया कि शंख की त्रिज्या और ऊंचाई में आपको अनुपात चाहिए है, तो आप जानते हैं क्या, चूंकि l स्क्वायर बराबर जो होता है वो h स्क्वायर प्लस क्या होता है, r स्क्वायर होता है। यहां मान रखेंगे हो जाएगा 2r की पावर 2 बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, हो जाएगा 4r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इससे क्या करिएगा, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, हो जाएगा 3r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। ये कंडीशन आपकी बनेगी। आपसे क्या कहा है प्रश्न में, शंख की त्रिज्या और, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर बटे h स्क्वायर बराबर 1/3 ये रहेगा। अब अगर बात करें r बटे h का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/3 √3 का वर्ग, इसको लिख सकता हूं, तो ये कट जाएगा। r अनुपात h जो रहेगा वो 1/√3 रहने वाला है। इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो r रेशियो h इक्वल टू 1 रेशियो √3, ये आपका प्रश्न का आंसर होगा। आइए आज के अपने अंतिम प्रश्न पर बात करते हैं। इस मॉडल पेपर, इस टेस्ट पेपर का आपका अंतिम प्रश्न रहेगा। आइए उसे सॉल्व करते हैं। देखिए बात करेंगे अपने अंतिम प्रश्न पर। आज के हमारे अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। लिखा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आर का मान आपको दिया गया 21 सेंटीमीटर, थीटा का मान 60 अंश है। आपसे कहा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप जानते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो आपका क्या फॉर्मूला होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश होता है। मान रख दीजिए, पाई का मान 22/7 होता है। आर का मान आपको गिवन दैट है 21 × 21, थीटा का मान 60 अंश बटे कितना हो जाएगा, 360 अंश हो जाएगा। ये आपका कट जाएगा 6 बार में, 7 से काट दिया, 7 × 21, और ये कट जाएगा आपका कितने बार में, 2 बार में। कितने बार में, 2 बार में हो जाएगा। 22 × 21/2, 2 से काट दीजिए, 11 बार में हो जाएगा। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, और 22 और 21, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, इस तरीके से इसे सॉल्व करना था। अब आपसे मुलाकात होगी अगले